बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। सनी लियोनी का ये जो गाना था इतना मुझे पसंद आएगा, दिस द फर्स्ट टाइम। सोना कितना सोना है, सोना मतलब आई थिंक इंडियन सॉन्ग्स में जो सोने की वैल्यू है वो अब लोगों को ज्यादा समझ में आ रही है। भारतीयों को तो बहुत पहले से ही समझ में आ रही थी। ये ऑब्वियसली पता चलता है कि भारतीय मंदिरों में और घरों में 75,000 टन्स ऑफ गोल्ड है, एज पर रिपोर्टेड रिपोर्ट्स, एज पर मेनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स। बट आपको क्या ये पता है कि इस वक्त विदेशी गोल्ड के पीछे कितने पागल हो रखे हैं, और इतना सोना सब लोग यूएस और इधर उधर मारा मारी चल रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव शमीक मोहित्रा। दादा, वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सोने पे बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। ओवर टू यू दादा। सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। सिर्फ सोने पे नहीं, जितना भी प्रेशियस मेटल का स्टॉक है ना, उस पे भारी उछाल आया है, जिस पे हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ, सोने का ये ठीक है। हमारे भारतवर्ष में इनफैक्ट वी होल्ड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्राइवेट स्टॉक पाइल ऑफ गोल्ड। Different estimates हैं which ranges from as low as 35,000 tons, metric tons, to almost close to 100,000 metric tons. A lot of it is estimated क्योंकि काफी सोना जो है पब्लिक के पास तो है ही, मंदिरों में काफी है, और उसका एग्जैक्ट आकलन कभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो सोने की चिड़िया भारतवर्ष अब भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। और अब सरकार ने जो किया है, $50 बिलियन यूएस ट्रेजरी बिल्स को और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच के सोना ले लिया है। प्लस जो सोना यूके में पड़ा हुआ था हमारा, हमने गिरवी रखा था एक जमाने में, फिर वी केप्ट इट एज अ सॉर्ट ऑफ एस्क्रो विद द यूएस बैंक ऑफ द यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो वापस लाया गया है काफी। अच्छा, एक और ट्रेंड है कि इंडिया के देखा देखी और चाइना के देखा देखी यूरोप के जो देश हैं वो भारी मात्रा में सोने को या तो यूएस होल्डिंग से वापस ला रहे हैं, और दूसरा वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इसलिए क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा है सब कॉन्टिनेंट से, मतलब इंडिया से और चाइना से, कि वो ज्यादा बचता नहीं है फिर टू सप्लाई द यूरोपियंस फॉर देयर ओन होल्डिंग, वो नहीं बचता है। तो ये हुआ है, ठीक है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि ये जो सारी गतिविधियां हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। जर्मनी और फ्रांस ने भी अपना सोना ले लिया है यूएस और यूके से। हाँ, जर्मनी और फ्रांस ने वो वापस लिया है और भी ले रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस का सोना जो है ना, उसका 80% जो है न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व है। जैसे एक सेंट्रल फेडरल रिजर्व है यूएस का, जो फोर्ट नॉक्स पे क्या बोलते हैं, उनका सोने का वॉल्ट होता है, वैसे ही न्यूयॉर्क, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं यूएस के, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, टेक्सास हो गया, इनके भी रिजर्व्स हैं, रीजनल रिजर्व्स दे आर कॉल्ड। वो भी they store a lot of valuable commodities and metals etc for foreign governments as well. तो फ्रांस और जर्मनी ने अपना सोना वापस खींचना चालू कर दिया बड़ी मात्रा में, छोटे छोटे ट्रिकल में नहीं, बड़ी मात्रा में किया है। यूके ने भी ये किया है, जबकि यूके और यूएस से देखा जाए एक तरह से ऐसे हैं वो लोग, फिर भी ये हो रहा है। तो ये जो है ना, ये इंगित इशारा किस तरफ करती है, उसी पे मैं बात करूंगा। तो चर्चा का विषय ये है कि विश्वास, ये जो पूरा अमेरिकी तंत्र है, आर्थिक अर्थनैतिक तंत्र, मॉनेटरी इकोनॉमिक तंत्र, वो विश्वास पे आधारित है। क्योंकि देखिए, गोल्ड बैक्ड करेंसी तो खत्म हो गया 1971 में, वो उन्होंने वो किया, फिर 73 तक वो खत्म हो गया। तब से आज तक जिसको हम कहते हैं फिएट करेंसी ही चल रहा है, जिसमें नोट छापने की मशीन बना डाली, और दुनिया ने इसको सपोर्ट किया, भरपूर सपोर्ट किया। देखिए, जैसे चाइना और इंडिया ने यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को डंप किया पिछले साल और इस साल की शुरुआत में, ठीक है। इंडिया ने $50 बिलियन बेच दिया, चाइना ने अराउंड $150 बिलियन अभी तक निकाल चुके हैं वो लोग पिछले एक साल में। लेकिन इसको कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। तो पिछले साल यूरोप एंड यूके कंटिन्यू टू बी सबसे बड़े खरीदार वो थे, ठीक है। लेकिन उसमें एक तब्दीली आई है। पहली बार आप देख रहे हो कि डेवोस के इस क्या बोलते हैं, झड़प में, वो कॉन्फ्रेंस कम झड़प ज्यादा हो गया है। ग्रीनलैंड पे अमरीकी हवस के बाद, उसके चलते
इन्होंने कहना चालू किया कि हम तो ट्रेजरी बिल को कम करेंगे, हम अपना सोना भी वापस खींचेंगे। सोने पे एक्शन हो रहा है, ट्रेजरी बिल पे अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। अभी भी द पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और जो हेज फंड्स वगैरह होते हैं ना, दे आर नेट बायर्स ऑफ अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स। जब तक हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स कुछ बड़ा ट्रेड नहीं करते हैं, इक्विटीज या बॉन्ड या कुछ नहीं खरीदते हैं, दे प्रेफर टू होल्ड देयर मनी इन यूएस ट्रेजरी बिल्स। उसका कारण है, वो थोड़ा समझ लें, फिर भी विश्वास के प्रश्न को मैं समझाता हूं। कारण ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो 10 साल का ट्रेजरी बिल, और ट्रेजरी बिल नहीं सॉरी 10 साल का जो बॉन्ड है, उस पे अभी यील्ड जो है 4.83% के आसपास चला गया है। दूसरा, जो एक और बड़ा सोर्स है दुनिया में मनी सप्लाई का, जापान में बहुत चीप होता था। इनफैक्ट इन्फ्लेशन को पकड़ के चले तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था जापान में, उसका भी यील्ड अब 4% के पास पहुंच गया है। तो पहले ये जो देखें, हम ये समझें कि यूएस में, अमेरिका में और यूरोप में भी ये जो भारी उछाल आया था ना स्टॉक मार्केट्स पे, और उसके चलते जो एलाइड मार्केट्स है, जैसे इंडिया हो गया या चाइना में शंघाई हो गया, सिंगापुर हो गया, यहां भी वही पैसा घुसता है, वेरी चीप टू एक्वायर मनी एंड यू कैन गेट रिटर्न्स, बेटर रिटर्न्स इक्विटीज से। तो ये हो रहा था फाइनेंसिंग। इसके चलते टेक स्टॉक्स जो हैं, नवीडिया जैसा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इत्यादि, मेटा, ये सब इन पे भारी उछाल आया था, इनमें बहुत निवेश हुआ था। अब जो है, जैसे ये ट्रेजरी बिल और ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि दे आर बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव विज़ावी स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, क्योंकि ये स्टेबल है, ये गवर्नमेंट बैक्ड है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसका रिस्क, कोई रिस्क प्रीमियम नहीं है इसमें। तो ये रिस्क फ्री रिटर्न जिसको कहते हैं, उस हिसाब से मार्केट इसको देखती है। तो एक कह सकते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा थ्रेट है। जिस क्रैश का प्रेडिक्शन लोग कर रहे थे वो आ सकता है। ठीक है, तो ये है पूरा परिप्रेक्ष्य दुनिया के अर्थनैतिक तंत्र का और मार्केट तंत्र का। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका बेसिस क्या था। बेसिस ये है कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, उसका आधार क्या है। बाय द वे, उसके कई तरह के होते हैं उनके यहाँ पे। एक होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल होता है 1 साल तक का, उसका म्याद 1 साल का होता है। ठीक है, फिर आता है जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट पे डिस्काउंट करके उसको बेचा जाता है। तो जब वो मैच्योर होता है 10 साल के बाद, या जो भी है, ये 10 साल तक का होता है, तो वो डिफरेंस इन प्राइस वो बन जाता है आपका रिटर्न। उसके आगे लॉन्ग मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स होते हैं जो 20 या 30 साल के होते हैं, और फिर कुछ होते हैं फ्लोटिंग रेट और इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड ट्रेजरी। ये चार तरह के या 5 तरह के आप कह सकते हो, ये हैं डिफरेंट मैच्योरिटी, डिफरेंट ड्यूरेशन के। पर हम पैसा लगाएं क्यों? पैसा लगाने का कारण क्या है? पैसा लगाने का कारण एकमात्र ये है कि पूरे विश्व को यूएसए से ज्यादा अनस्टेबल दिखाया जाता है। इसको कैसे करते हैं? इसको करते हैं मीडिया के थ्रू, इसको करते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स के थ्रू, इसको करते हैं एकेडमिक्स के थ्रू। लोगों के मन में ये विश्वास जगाया जाता है कि अमेरिका एक स्टेबल राष्ट्र है जिसको कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, उसको अटैक नहीं कर सकता। तो इसका जो गवर्नमेंट है, इट इज देयरफॉर द मोस्ट बैंकेबल, सबसे ज्यादा इस पर विश्वास किया जा सकता है कि ये और कुछ हो जाए दुनिया में, जस का तस हो जाए, लेकिन अमेरिका जो है वो स्थिर रहेगा। तो स्थिरता के पीछे ही लोग पैसा डालते हैं। पहला काम है स्थिरता। उसके बाद आप देखते हो कि इसमें ग्रोथ कितना है, तो कितना ज्यादा और इसमें आपको रिटर्न्स मिलेगा, वो सब बाद में आता है। पहली बात है स्थिरता। तो अमेरिका अपना स्थिरता जो है उस पे विश्वास बेच के अपने ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स इत्यादि बेचता आया है। यानी दुनिया से पैसा उठाओ फ्री में, जो खुद के ही करेंसी में हो। इसलिए सर्विस करने के लिए अगर आपका थोड़ा ज्यादा बोरोइंग भी हो गया, कोई बात नहीं, नोट छाप के दे दो। जब तक लोगों का विश्वास टिका हुआ है, यूएस सिर्फ डॉलर का ही नहीं, यूएस के बोरोइंग्स का भी भरोसा टिका हुआ है, और यूएस बोरोइंग करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि सबको एक स्टेबल चीज तो चाहिए दुनिया में, तो यूएसए वो बन के घूम रहा है, उसी के बलबूते पे वो, उसकी सारी हिकड़ी उसी के बलबूते पे है।
सामरिक शक्ति का भी लिमिट होता है ना। चप्पल पहने हुए बाजूका और AK-47 वालों ने यूएस को 20 साल तक लड़ाई करके हरा दिया ना अफगानिस्तान में, भाग गए वो लोग। तो वो सामरिक शक्ति कितना भी ताकत ज्यादा हो, उसके लिमिट्स होते हैं। लेकिन ये जो है पैसा, पैसे के खेले का उसके खिलाफ कुछ जा नहीं सकता। आपको स्टेबल करेंसी चाहिए, आपको स्टेबल बॉन्ड्स चाहिए जिसपे आप अपना क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपको मिले। उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा लेके आप मार्केट में खेल सकते हो, ऐसे ही सोचते हैं सब। तो ऐसा है कि ट्रंप साहब ने जो राजनैतिक परिवर्तन किए, या कह सकते हैं भू राजनैतिक परिवर्तन, जियोपॉलिटिकल परिवर्तन, वो ये है कि आज तक यूएसए ने क्या कहा था, दुनिया के चौधरी और पुलिस हम दोनों हम ही हैं। कहीं पे कोई गड़बड़ होगा हम आ जाएंगे, हमारे सैनिक आके उसको फिर से स्थिर कर देंगे, सब सुलटा देंगे, ठीक है ना। अब क्या है, पुलिस ही डकैत बन चुकी है, वो खुद ही जाके हड़प रहे हैं। आज तक क्या था, हड़पने का काम नहीं कर रहे थे वो डायरेक्टली, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी एक जमाने में, या डच ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। वो हड़पते, वो तो डायरेक्टली हड़पते थे या लड़ाई लगा के फिर प्रोटेक्शन करके वो ले लेते थे। यूएसए ऐसा नहीं करती थी। यूएसए कहती थी नहीं, हम तो इसी देश के अंदर सीमित हैं, लेकिन दुनिया में कहीं गड़बड़ हो तो हमारी पुलिस यानी हमारी सेना पहुंच जाएगी, गड़बड़ को समाप्त कर देगी। वी आर डिफेंडर्स ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, स्वाधीनता और गणतंत्र, इसके हम सबसे बड़े सेवक हैं। अब क्या हो रहा है, स्वाधीनता गया भाड़ में, गणतंत्र गया भाड़ में, हमें जो चाहिए वो रिसोर्स हम लेंगे कैसे भी करके। दादा, जैसे कि आपने बताया उनके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया है, तो हाउ इज इट प्लेइंग बिटवीन द स्टॉक मार्केट, द मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर एंड द ट्रेजरी बॉन्ड्स? अब ये गेम क्या चल रही है जी? हाँ, ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हुआ ऐसा नहीं है, पर हिल गया बहुत बुरी तरह से। जब ट्रस्ट हिल जाता है तो आप पहले क्या करते हो, फ्लाइट टू सेफ्टी, यानी आप सुरक्षा ढूंढते हो, विकल्प ढूंढते हो। तो विकल्प क्या है, वही विकल्प है जिसको आज तक हम विस्मृत कर चुके थे, यानी कि सोना, चांदी, दूसरे मेटल्स, एनर्जी, ठीक है। तो निवेश अब उसमें जाएगा, क्योंकि वो तो श्योर शॉट है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारा मज्जागत है, जिसका मतलब है हमारे डीएनए में घुसा हुआ है। तो लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं, और यही कारण है उस उछाल का। कुछ देश हैं जो अमेरिका का ये जो दादागिरी है उसको तोड़ना चाहते हैं, जैसे ब्रिक्स के देश हो गए, क्योंकि उनके भी अपने एस्पिरेशन से उनको भी बढ़ना है आगे। तो और दूसरे देश हैं जो त्रस्त हैं, जो ग्रसित है अमेरिका से, उनको कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए। अब ब्रिक्स का जो क्या बोलते हैं बॉन्ड इशुएंस है, या उसका जो करेंसी है, वो उतना प्रचलित नहीं है जितना अमेरिका का। तो इंटरमीडिएट में आप क्या करोगे, आप उस चीज में घुसोगे जो सदियों से एकदम स्टोर ऑफ वैल्यू बन के रहा है, यानी कि सोना, चांदी इत्यादि, ठीक है। तो इस वजह से देयर इज नाउ एक आप कह सकते हो फ्लाइट ऑफ कैपिटल तो नहीं कहूंगा, कि एक रीबैलेंसिंग चल रहा है ग्लोब के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक रीबैलेंसिंग हो रहा है। लोग यूएस ट्रेजरी और यूएस करेंसी, इससे निकल के वो इस तरफ भाग रहे हैं। अच्छा, वो काफी सिग्निफिकेंट है। 70% था 2023 तक यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स, जो फॉरेक्स उसमें होता था लोगों का ऑन एवरेज। अभी वो 70% जो है ऑलरेडी 58% पे आ गया। 12% कोई मतलब सामान्य नहीं है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये साफ दिखाता है कि किस दिशा में वैश्विक अवस्था जो है, अर्थव्यवस्था है, वो किस दिशा में जा रही है। अच्छा, भारतवर्ष के लिए क्या है, भारतवर्ष क्या चाहती है? भारतवर्ष 3 चीजें चाहती है। नंबर 1, हम शांति से आयात निर्यात कर सकें, ट्रेड कर सकें। नंबर 2, हम अपनी सुरक्षा पे या अपनी जो स्वाधीनता पे, उस पे कोई आंच ना आने दे। जो भी करें, ट्रेड के लिए हम सब कुछ दे तो नहीं देंगे ना, किसके वैसल या सामंत राज्य तो नहीं बन सकते। तो ये नंबर 2 है। और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है हमारे जनता की क्या बोलते हैं, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा। तो अगर सरकार ने जनता ही का ही जो कमाया हुआ पैसा है, वही तो सरकार की तिजोरी में जाता है, तो वो जनता का ही पैसा है, उसको अगर इन्वेस्ट करना है, उसको अगर सिक्योर रखना है, सुरक्षित रखना है, तो वो हर कदम उठाएगी जिससे आगे चल के हम अपनी स्वाधीनता की कुर्बानी दिए बिना काम कर सके। कि अमेरिका ये ना कहे कि हमें ये दो,
उसके बाद हम तुम्हें हमारा जो डॉलर है वो यूज करने देंगे। उस स्थिति से हम बचना चाहते हैं। तो ये रीबैलेंसिंग करने के लिए हमारे देश ने, और हम हर चीज ना क्वाइटली करते हैं, आराम से ठंडे दिमाग से करते हैं। भारतवर्षी उछल उछल के बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं देता है। तो क्वाइटली हमने $50 बिलियन का यूएस होल्डिंग्स, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स एक्सेट्रा निकाल दिया। उसके स्थान पर हम गोल्ड ले आए, सिल्वर ले आए, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे एनर्जी टाइप के एसेट्स हैं, उसमें हमने पैसा लगा दिया, उसमें निवेश कर दिया। अब मैं इसको जोड़ देता हूं लास्ट पॉइंट पे। हमने करेंसी नेटवर्क की बात करी थी कि आरआईसी जो ब्रिक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो एक करेंसी नेटवर्क बना रही है एज एन ऑल्टरनेटिव टू द डॉलर। ये जो करेंसी नेटवर्क है, इसमें कोई एक करेंसी नहीं रहेगी, युआन भी रहेगा, रूबल भी रहेगा, रुपी भी रहेगा, रियाल भी रहेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन फर्क ये है कि अब ये करेंसी रिसोर्स एंड प्रेशियस मेटल्स बैक्ड होगा। इसमें इसका एक्चुअल वैल्यू दिखेगा, जो डॉलर नहीं है। डॉलर सिर्फ विश्वास पे आधारित है। अब तक हमारा करेंसी भी विश्वास पे ही आधारित था, पर आगे चल के ये नया चीज उभर के आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए इस दिशा में जा रहे हैं कि आप वो विश्वास पे आधारित जो निवेश आपने किया है, उसमें से निकल के आप वैल्यू बेस्ड निवेश करो। ये है चेंज, एंड वो मोमेंट आ चुका है, हम उसके अंदर घुसे हुए हैं। ये आने वाला नहीं है और बहुत फास्ट एक्सेलरेट कर रहा है। मैंने 2 या 2.5 महीने पहले पॉडकास्ट में कहा था कि ये सारा चेंज जो है 2029-30 तक होगा। अब मैं रिवाइज करके बोल रहा हूं कि अगले 3 साल में आप देखोगे 100% अगले 3 साल में होएगा। मैंने सोचा था चांदी का जो व्यापार है 3 गुना बढ़ेगा इस साल उसका प्राइस, मुझे तो उसमें भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए $100 तो ऑलरेडी हो गया। मैंने कहा था जनवरी में $100 होगा आउंस का, ऑलरेडी हो गया। आपने कल मुझे एक बड़ी सीक्रेट बात बताई थी, चाइना में किस रेट पे सिल्वर? हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। उसमें क्या है कि शंघाई में ना एक सिंगल ट्रेड हुआ है आज से 4 दिन पहले। उस ट्रेड में 47 मिलियन आउंसेस, गोल्ड तो ट्रेडिंग इंटरनेशनली आउंस में होता है ना, 47 मिलियन आउंस का एक ट्रेड हुआ है। सॉरी, गोल्ड नहीं, माय मिस्टेक, सिल्वर का 47 मिलियन आउंसेस सिल्वर का एक ट्रेड हुआ है एट $207। मेरा प्रेडिक्टेड प्राइस 240 था ना, $207 पे वो ट्रेड हुआ है। यू कैन गो एंड चेक दिस, इट हैज एक्चुअली हैपेंड। अभी ये तो और मतलब हाई जाने वाला है। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, ये सिंगल ट्रेड है, उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को खोल के देखना पड़ेगा कि वो डिलीवरी कब कब है एंड ऑल दैट। बट प्लीज रिमेंबर, शंघाई मेटल एक्सचेंज जो है ना, वो फिजिकल डिलीवरी बेस्ड है, अनलाइक द कॉमेक्स। फिजिकल डिलीवरी एक्सचेंज है। यही तो फर्क है हमारे एक्सचेंजेस, हमारे मेटल एक्सचेंजेस और वेस्ट में जो एक्सचेंजेस हैं उसमें। हमारे यहाँ पे ईटीएफ्स भी कम से कम 97-98% उनके पास फिजिकल होल्डिंग होना चाहिए, दे हैव टू प्रूव इट। अभी एक कांग्रेशनल कमेटी बैठी हुई है यूएस में, उन्होंने ये निकाला, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, या हाँ, स्पेशल परमानेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी है उनका एक। तो उन्होंने पूछा कि भाई तू जो कह रहा है कॉमेक्स को कि तेरे पास रजिस्टर्ड इतना है और एलिजिबल इतना, रिमेंबर मैंने एक बार बताया था कि 2 क्लासिफिकेशंस करते हैं। मैं दोबारा रिवाइज करवा दें, कॉमिक्स इज फॉर द व्यूअर्स कमोडिटीज एंड मेटल एक्सचेंज, जहां पे सिल्वर वगैरह प्रेशियस मेटल्स का ट्रेडिंग वगैरह होता है, वहां पे प्राइस सेटिंग होता है। तो वो लोग रखते भी हैं, मतलब सोना, रूपा, चांदी जो है वो सब उसका स्टोर भी होता है। तो उसमें 2 क्लासिफिकेशन थे, एक रजिस्टर्ड, एक एलिजिबल। रजिस्टर्ड का मतलब है ऑलरेडी उसका एक ट्रेड तय हो गया, किसी ने बोला कि मैं इतना खरीदूंगा, तो उसके अगेंस्ट उसको हटा के रखा गया। एलिजिबल होता है कि पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक वो ट्रेड नहीं हुआ है या खरीद फरोख्त उसकी नहीं हुई है। रजिस्टर्ड जो अमाउंट है, यू विल बी शॉक्ड, पता लगा है कि उसका 11% ही एक्चुअली है वर्ड्स में। 11%। दिस इज रजिस्टर्ड, मतलब ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है कि आज अगर वो कॉल करे ना, ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं वो क्राइसिस कितना गहरा है। $1.2 ट्रिलियन का पोजीशन खुला हुआ है अभी तक, ओपन पोजीशंस, जिसमें सबसे बड़ा पोजीशन बाय द वे डॉयचे बैंक का है, जर्मनी का। जेपी मॉर्गन ने काफी हद तक संभाला है, पर अभी भी उसका बहुत बड़ा पोजीशन खुला हुआ है। यूबीएस, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, उसका भी एक बहुत बड़ा पोजीशन खुला हुआ है। अगर ये पोजीशन को अनवाइंड करें और डिलीवरी ना हो पाए ना, दे विल बी सिटिंग ऑन ह्यूज लॉसेस।
बिकॉज क्या है कि आप जब फिजिकल कमोडिटी में सेटल नहीं कर पाते हो तो आपको कैश में सेटल करना पड़ता है। जब भी आप कैश में सेटल करने जाओ तो वो लॉस में ही होता है, वो कभी एट पार वैल्यू पे सेटल नहीं होता है। सो द सिचुएशन इज क्वाइट ग्रेव। यूएस में ट्यूसडे रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी बाय द फेडरल रिजर्व। 12 रीजनल रिजर्व, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, रीजनल रिजर्व्स भी हैं, जैसे न्यूयॉर्क में हो गया वगैरह वगैरह। तो 12 रीजनल गवर्नर्स को भी बुलाया था उसमें। इसके पहले 2 बार हुआ है, पिछले 50 साल में 2 बार ऐसा मीटिंग हुआ है। एक बार 2008 में, सबको याद होगा, बैंकिंग क्राइसिस हुआ था, लीमन ब्रदर्स नीचे चला गया, ब्ला ब्ला एटसेट्रा। दूसरा हुआ था 2019 में, वो रिपो मार्केट में ना प्रॉब्लम आ गई थी, कैश जो क्या बोलते हैं, कैश फ्लो एंड मनी सप्लाई, जो उसमें प्रॉब्लम आया था, तो दे हैड टू इंटरवीन इन द रिपो मार्केट यूएस में। तो नेचुरली वो तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन करना पड़ता है ना, तो सारे बैंक्स को इकट्ठा करके, इसीलिए सारे रीजनल गवर्नर्स को बुलाया था। वो क्राइसिस नहीं था, वो एक प्रॉब्लम था शॉर्ट टर्म। इस बार जो बुलाया गया ना, बिकॉज दे हैव रियलाइज कि अगर ये पोजीशन हम ठीक ना करें, कॉमेक्स को फिक्स नहीं किया, देन द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज एट रिस्क। आप लोग समझे इस बात को, बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा है। वैश्विक बैंकिंग सिस्टम में 300 ट्रिलियन डॉलर्स का मनी सप्लाई है, 300 ट्रिलियन। विश्व का जीडीपी 95 ट्रिलियन डॉलर्स है, यूएस का 30 है, भारतवर्ष का 4.5 है। समझ लीजिए, स्केल को समझें। 30 ट्रिलियन डॉलर का क्या बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम चल रहा है पूरे विश्व में। लेकिन वो सारा का सारा पैसा जो है, उसका आधार क्या है? याद करिए, विश्वास। तो विश्वास के बेसिस पे करेंसी बनाया, फिएट बनाया है, उसको इशू कर रहे हैं। बैंक्स का एक्चुअल इक्विटी कितना है, यानी कि उनका जो खुद का निजी धन है, मूल धन, वो कितना है? वो इसका 2% है, यानी 6 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट? चलिए मैं मान लेता हूं कि कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोविजन करके रखा हो, तो आप 6 को बोल सकते हो 7 या 8 ट्रिलियन डॉलर्स। नाउ यू लुक एट इट, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का झटका अगर लगा, तो आपका 6 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन कहां जाएगा? कितने बैंक्स नीचे जाएंगे? और एक बैंक नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो पूरे फिएट से लोगों का विश्वास उठ जाएगा ना, सारे बैंक्स भी नीचे जाने लगेंगे, सब अपना लोन खींच लेंगे, बैंक्स पैसा इशू करना बंद कर देंगे। तो ये वो वाला क्राइसिस है, छोटी बात नहीं है। इसमें वैल्यू क्या चीज होल्ड करेगी? प्रेशियस मेटल्स, सोना, चांदी, टाइटेनियम, प्लैटिनम एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा क्या वैल्यू होल्ड करेगी? क्या बोलते हैं उसको, उपजाऊ जमीन, उसकी वैल्यू रहेगी। तो अगर क्राइसिस सिचुएशन आ जाता है ना, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा। इसीलिए भारत सरकार ने बहुत प्रूडेंटली, लास्ट ईयर से उनको दिखने लगा था, जब ये ट्रम्प साहब ने ये अजीब अपने पॉलिसीज जारी किए। हमें अजीब लगता है, लेकिन उनके लिए शायद वही, दैट्स अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, राजनीतिक आवश्यकता वही है। तो हमें तो अपना प्रोटेक्ट करना, हमें क्या फर्क पड़ता है अमेरिका के लोग क्या सोच रहे हैं? उनको इमिग्रेशन बंद करना है, करो। भारतवर्ष को तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना। हमारे लोगों का धन तो हम ऐसे गड्ढे में नहीं डाल सकते कि सडनली मान लो इस वजह से यूएस का पूरा करेंसी डिवैल्यू हो गया, तो हम कहां जाएंगे? क्या करेंगे? वी विल राइट ऑफ। 300 बिलियन डॉलर ऐसे ही पानी में डाल देंगे, तो हमारे लोगों पे क्या असर पड़ेगा उसका? हमारे लिए ये मजाक नहीं है। 10% ऑफ द इकोनॉमी हम ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं कर सकते ना ऐसा। तो ये बहुत ही प्रूडेंटली उन्होंने पिछले साल से ही ये सारा अनवाइंड करना चालू कर दिया था, पिछले साल ही, इनफैक्ट उससे पहले भी, बिकॉज बाइडेन सरकार के साथ भी हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ट्रंप ने तो आके पूरे विश्व के साथ प्रॉब्लम बखेड़ा खड़ा कर लिया है। तो अब पहले इंडिया रेजिस्ट कर रही थी, हम अपना ये करेंसी नेटवर्क ज्वाइन नहीं करेंगे, ब्रिक्स ठीक है, वो एक सिर्फ एक वो है, फोरम है, लेकिन अब वी आर सुपर सीरियस, एक्टिव स्टेप्स हैव बीन टेकन, हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और ये इसका बेसिस आधार यही होगा, विश्वास पे नहीं, वैल्यू पे करो, तो हम लोग बचेंगे। ऐसे ऐसे ही बच सकते हैं, क्योंकि ये जो सुनामी आने वाला ही आके छोड़ेगा, जिस तरह से ट्रंप चला रहा है, आएगा ही आएगा। और उसके पीछे उसके ही आका हैं, डीप स्टेट के अपनी अटकलें हैं, उनको रीसेट करना है पूरे विश्व को अपने अनुसार। ये उसी के मार्ग पे स्टेप्स हैं। दादा, ये जो बाकी कंट्रीज डंप कर रही हैं, जैसे स्पेशली दी आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो डंप कर रही है, सो इट्स एज गुड एज दुश्मनी लेना। एंड मोदी को ये पहले पता था कि ये सारी चीजें ट्रिगर हो रही हैं, राइट? जी। नहीं, पता तो था,
लेकिन देखिए ऐसा है कि ये बहुत ही ना हर चीज के साथ लिंक्ड है। आप अब्रप्टली नहीं कर सकते हो इसको। जब इतने बड़े बड़े पोजीशंस आप अनवाइंड करते हो, मान लीजिए मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूं, आपके पास 5 किलो सोना है, हाँ, और आपके नेबरहुड में मान लीजिए टोटल 5,000 किलो सोना पड़ा हुआ है। सब जाके अगर 5,000 किलो सोना ये जौहरियों को बेच दोगे, तो जौहरी क्या करेगा? वो दाम कम करना चालू करेगा ना, कि वो देख रहा है कि सब बेचना चाहते हैं। जब सब बेचना चाहते हैं तो प्राइस गिरता है, प्राइस उठता नहीं है। तो हम एक शॉट में अगर मान लीजिए हमारे पास कितना था, आई थिंक रफली $280 बिलियन का वो यूएस वो था एसेट्स, हमने 280 एक शॉट में अगर बेच दिया तो हमारा ही वैल्यू गिरेगा ना, 280 का हमको 260 मिलेगा। तो वो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो हमें बहुत ही प्रूडेंटली धीरे 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 अपना पोजीशन अनवाइंड करना है। मैंने आपको बताया था ना, यूरोपियन देश के जो पेंशन फंड्स वगैरह थे वो नेट बायर्स थे ऑफ यूएस ट्रेजरी स्टॉक। बेचा किसने? हमने बेचा, भारतवर्ष ने बेचा। किसने खरीदा? इन्हीं लोगों ने खरीदा। तो ये है इसमें। आरबीआई ने अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप लिया है जी, जिसके बारे में हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। नहीं, आरबीआई ने 3 चीज किया। उन्होंने एक $10 बिलियन का यूएस रूपी डॉलर स्वैप पोजीशन बनाया है, यानी कि वो लोग रूपी को खरीदेंगे और डॉलर को बेच देंगे। तो ये मार्केट को सिग्नल है ना कि हमें रूपी चाहिए, रूपी का डिमांड ज्यादा है, डॉलर का कम है, क्योंकि डॉलर बेचा जा रहा है। सो स्वैप इज रिवर्सिंग द पोजीशन ऑफ रूपी वर्सेस डॉलर। देखिए ऐसी बात है कि टैरिफ लगने से इंडियन प्रोडक्ट्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव विजावी यूएस मार्केट, ज्यादा महंगे हो गए। तो महंगाई को कम करने का एक ही तरीका है, बहुत सिंपल, कि आप अपने करेंसी को उसका वैल्यू कम कर दो। तो हमारे देश में प्रोडक्शन कॉस्ट तो फटाक से नहीं बढ़ेगा ना, लेकिन हम बेचेंगे कम दाम पे। रुपी में कम दाम पे नहीं होगा, रुपी में वही दाम रहेगा, लेकिन डॉलर में दाम कम हो जाएगा। तो एक तरह से वो ना टैरिफ का जो इफेक्ट है उसको कम कर देता है। अच्छा, एक बात मैं कोट करता हूं गीता गोपीनाथ जी को, बहुत बहुत जानी मानी हस्ती है, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, आईएमएफ की हेड रह चुकी हैं। तो गीता गोपीनाथ ने ये कहा कि टैरिफ का जो हेडलाइन नंबर है ना, जिसपे लोग चीखते चिल्लाते हैं, 50%, 50% अक्रॉस द बोर्ड नहीं है ना। कुछ प्रोडक्ट्स पे 50 है, कुछ को कार्व आउट करके अलग रखा गया, उस पे इनफैक्ट नॉर्मल टैरिफ है, कुछ नहीं है। तो नेट टैरिफ जो इंडिया के ऊपर इफेक्ट आया है, कुछ कंप्यूटेशंस मैंने देखे हैं, कमिंग टू अबाउट 22%। तो अगर इफेक्टिवली हमें यूएस को एक्सपोर्ट करना जारी रखना है तो हमारे प्रोडक्ट्स को 22% चीपर करना पड़ेगा टू मेंटेन सेम प्रॉफिटेबिलिटी। या आप 22% उसको कम कर दें तो आपका प्रॉफिट उतना ही रहेगा, या फिर आप थोड़ा प्रॉफिट छोड़ दो अभी के लिए। ट्रम्प का ये तंत्र कब तक चलेगा, ये बकवास कब तक चलेगा, वो देखना पड़ेगा ना। तो हम थोड़ा सा हिट ले लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ अपना एक्सपोर्ट्स डाइवर्ट कर देंगे। तो ऐसा हुआ है कि भारतवर्ष का एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ा है इस साल, कम नहीं हुआ है इस टैरिफ की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम करेंसी डिवैल्यूएशन ही करते रहे, अपने करेंसी का वैल्यू कम करते रहे, तो वो हमें हर्ट करेगा, क्योंकि हम अभी भी नेट इंपोर्टर हैं। हम चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हैं, गल्फ और दूसरे देशों से अभी तक तेल या नेचुरल गैस मंगाते हैं, तो उसका पैसा देना पड़ेगा ना। अगर हमारा रुपये का वैल्यू गिर गया तो हमें हर्ट करेगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति होगी भारतवर्ष में। तो उसको रोकने के लिए बियॉन्ड द पॉइंट हम लोग करेंसी को नीचे नहीं गिरा सकते, इसीलिए आरबीआई ने इंटरवीन किया है। तो एक तो ये डॉलर रुपी स्वैप किया $10 बिलियन का, प्लस उन्होंने आई थिंक फरवरी 4 तारीख को ओपन मार्केट में बॉन्ड्स बेच रहे हैं, वो इंडियन बॉन्ड्स। इंटरेस्ट कर्व थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो अच्छा है, तो रुपी का वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा उससे, ये भी आकलन लगाया जा रहा है। तो ये सारे स्टेप्स आरबीआई लेती है, मनी मार्केट इंटरवेंशंस कहते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो करती है इसको। एक तो हो गया भारतवर्ष को, हाँ सॉरी, अभी रेट फिर से डाउन हुआ है, रुपी का जो वैल्यू है फिर से डाउन हुआ है, उस पे भी उन्होंने काफी बड़ा एक्शन लिया। आपने 3 एक्शंस की बात की जी। तीसरा एक्शन इज आई थिंक कुछ 50,000 करोड़ का वो लोग कुछ फ्रेश इशुएंसेस कर रहे हैं बॉन्ड का। उसे मुझे स्टडी करना पड़ेगा वो क्या इशुएंस, वो क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उससे मार्केट में क्या तब्दीली आएगी। तो 3 एक्शन उन्होंने अनाउंस किए थे, आज सुबह ही मैंने देखा उसको। ये 2 तो बहुत क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक वो करेंसी स्वैप वाला और दूसरा वो जो ओपन मार्केट में वो करने वाले हैं। तीसरा जो है वो मैं थोड़ा स्टडी करके बाद में बताऊं। जी जी,
सो सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, राइट? और आरबीआई रेडी है सारी चीजों के लिए. आरबीआई आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड. मतलब वी हैव सीन टेक्निकली मैं आपको कह सकता हूँ, आई हैव बीन अ सेंट्रल बैंकिंग और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में ही मेरा वो है, ट्रेनिंग है. तो टेक्निकली इट्स वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स. आई थिंक वेरी फिस्कली कंजर्वेटिव, जनरली ऑर्थोडॉक्स, बट द सेम टाइम कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग वो इनोवेशंस भी लाते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड सेंट्रल बैंक. इट्स अ गुड कॉम्पिटेंट सेंट्रल बैंक. नॉट, आई वोंट से इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड और एनीथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ है नहीं वैसे बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो वेरी करता रहता है. बट इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप 5 strong central banks with competent people at the been helm. able to save us ये from कह so सकते हैं. many their policies. I would say their strong fundamentals and policies. They've been able to save us with from Yes, so many yes, yes, across yes. the world. जैसे आप पॉलिटिक्स को छोड़ें, प्रणब मुखर्जी के टाइम पे जो क्राइसिस आया था ना, वो 2008 का क्राइसिस आया था, 2008-9. सो प्रणब मुखर्जी कोऑर्डिनेटेड विद आरबीआई एंड विद बहुत ही कम दाम में हम लोगों ने मार्केट में स्टेबिलिटी रेस्टोर करी. आई थिंक द इंटरवेंशन इंडिया का सबसे छोटा था, 40-50 बिलियन डॉलर का ही इंटरवेंशन था. दूसरे लोग तो मतलब $500 बिलियन, $300 बिलियन, $1 ट्रिलियन. कुछ इकोनॉमिस्ट ने, इंक्लूडिंग द फॉर्मर रिजर्व बैंक गवर्नर मिस्टर राजन, he had recommended कि इंडिया मस्ट स्पेंड $300 to $500 बिलियन, जबकि हमारी इकोनॉमी का साइज अभी से हाफ से भी कम था. It would have been extremely expensive हमारे लिए. लेकिन आरबीआई intervened very effectively or without much of a fuss, simple steps, straightforward, good, strong economics follow किया उन्होंने, and they restored confidence in the market. The Indian market in fact outperformed the crashing markets जो यूरोप और अमेरिका में थे. तो I think people should be all right. हाँ, ये ऐसा है कि ये वो वही घड़ा है ना, जब तक फिएट करेंसी दुनिया में चलेगी, चाहे कोई भी सेंट्रल बैंक हो, वो छेद है आपके घड़े में, तो पानी तो बहता ही रहेगा ना. कॉम्पिटेंस से आप एक वक्त तक जा सकते हो, फिर आपको वो तंत्र को ही चेंज करना पड़ेगा. और जब तक हमें यूएस डिपेंडेंस रहेगा ना अपने सेविंग्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो ये चीज बार बार आता रहेगा. Right. Thank you so much, Dada, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे, यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, जय हिंद.